Hello, may peace be upon all of you. Today we'll discuss contractions as part of IELTS speaking module. Contractions क्या होती हैं IELTS के speaking module में, इनका क्या किरदार है, how do they improve your band score, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनके इस्तेमाल को भी स्टडी करेंगे, किस तरह बनती हैं, किस तरह यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस की अहमियत का अंदाज़ा एक बात से लगाया जा सकता है कि नेटिव स्पीकर्स को जब भी आप सुनते हैं तो कभी भी दे नेवर स्पीक फुल वर्ड्स, आप उनको पूरा जुमला पूरी तरह से कहते हुए नहीं सुनते। कुछ चीज़ों को वो हज़फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, और कुछ चीज़ों को वो बहुत लाउडली या स्ट्रेसफुली बोलते हैं। तो ये अंदाज़ है इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज का। इंग्लिश सिलेबल स्ट्रेस लैंग्वेज नहीं है, ये टाइम स्ट्रेस लैंग्वेज है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या करना होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल टाइम इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है, एनर्जी इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है और नेटिव टच प्रोड्यूस करता है आपकी स्पोकन स्किल्स के अंदर। अगर यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी नेटिव स्पीकर से, तो उसके लिए आसानी होगी आपको समझने में। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो आपके लिए कि नेटिव स्पीकर को समझना भी आसान होगा, क्योंकि वो इन शॉर्ट एंड फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब कम्युनिकेट करते हैं। जो वो लिखते हैं वो कभी नहीं बोलते, और जो वो पढ़ते हैं वो बिल्कुल ही नहीं बोलते। अपने कुछ उनके अपना जो डायलेक्ट है उनका, उसको वो फॉलो करते हैं। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस होल लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा, नेटिव स्पीकर्स को समझना भी आसान हो जाएगा और अपनी बात नेटिव स्पीकर्स को समझानी भी आसान हो जाएगी। टेक्निकली देखें तो कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ वन वर्ड जो कि दो मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में मिला के बनाया जाता है, और इस मिलाने के प्रोसेस के दौरान इनके कुछ लेटर्स हटा दिए जाते हैं और अपॉस्ट्रोफी से इंडिकेट किया जाता है कि एक के बाद दूसरा लफ्ज़ कब शुरू हो रहा है। आखिरी जो एंड प्रोडक्ट है वो एक ही लफ्ज़ होता है, लेकिन विद अपॉस्ट्रोफी होता है, जो इंडिकेट करता है कि दीज आर टू वर्ड्स जॉइंड टुगेदर। कॉन्ट्रैक्शंस सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में पाई जाती हैं और देयर आर ऑलमोस्ट 70 कॉन्ट्रैक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्शंस जो कि लिटरेचर में इस्तेमाल होती हैं, लिटरेरी इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वील बी गोइंग थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दैम जो कि डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होती हैं। बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस को सिर्फ दो लेटर्स हटा के बनाया जाता है। दो लेटर्स हटा दें और अपॉस्ट्रोफी लगा दें, कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी। और कुछ जो है उनको एक लेटर हटा के भी बनाया जाता है, एक लेटर हटा दें और अपॉस्ट्रोफी लगा दें, और अल्टीमेट रिजल्ट जो है इस प्रोसेस का वो यही होता है कि वर्ड्स आर स्क्वीज्ड टुगेदर टू मेक वन वर्ड। आई और एन की कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं। आई की कॉन्ट्रैक्शन बनती है एन के साथ, ठीक है। वैसे अमूमन तो कॉन्ट्रैक्शंस को लिखना पसंद नहीं किया जाता, सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज का फीचर है, लेकिन बाज़ औक़ात रिटन लैंग्वेज के अंदर भी स्पोकन सिनेरियोस पैदा हो जाते हैं। कभी डायलॉग किसी के दरमियान लिख रहे हैं, या कभी बहुत से और सिनेरियोस भी हो सकते हैं जिनमें लिखना पड़ जाता है। तो इन दैट केस ये ख्याल रखना पड़ता है कि आई हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन बनाने का प्रोसेस है, इसमें एम के ए को हटा देते हैं और उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगा के एम को साथ मिला देते हैं, तो वो आइम हो जाता है। इसको अलग-अलग पढ़ेंगे तो वो होगा आई एम, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है इसकी वो होगी आइम। तो आई एम अ स्टूडेंट, ये एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा नेटिव स्पीकिंग सेंटेंस है एज़ कम्पेयर्ड विद आई एम अ स्टूडेंट। बहुत से ऐसे सिनेरियोज भी हैं जिनमें अलग-अलग भी बोलना पड़ता है, जब स्ट्रेस देना हो या पिच रिक्वायरमेंट हो या इंटोनेशन की रिक्वायरमेंट हो तो बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन नॉर्मली जनरल जो एवरीडे कॉन्वर्सेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल प्रेफर किया जाता है। इसके साथ जब कॉन्ट्रैक्शंस बनाते हैं तो आई को हटा देते हैं और अपॉस्ट्रोफी लगा के एस को पहले वाले लफ्ज़ के साथ मिला देते हैं। शी इज़
इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगी वो है शीज। ही इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगी हीज। इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगी इट्स। दैट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगी दैट्स। दैट्स अ ब्यूटीफुल टॉय। ठीक है। आर के साथ जब कॉन्ट्रैक्शंस बनाते हैं तो ए हटा देते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, आर और ई को पहले वाले लफ्ज के साथ मिला देते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन बन जाती। दे आर की कॉन्ट्रैक्शन होगी देयर। वी आर की कॉन्ट्रैक्शन वियर। यू आर की कॉन्ट्रैक्शन यूअर। योर और यूअर इसमें फर्क रखें बोलते हुए, कंफ्यूजन नहीं हो। विल के साथ जब कॉन्ट्रैक्शन बनती है तो डब्ल्यू और आई को हटाते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और वर्ड्स आर स्क्वीज टुगेदर। शी और विल शील। आई और विल आइल। दे और विल देल। वी और विल वील। ही एंड विल हील। यू एंड विल यूल। इट एंड विल इटिल। इसमें एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट की तरफ से कि बाज़ लोग ये कहते हैं और बाज़ दफ़ा सुनने में भी आया है कि इसको आई का साउंड देने की बजाय एंड पे ई का साउंड दे दिया जाए, जैसे हील कहने की बजाय हियल 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 हेल टाइप का साउंड दिया जाए, तो ये ज़्यादा नेटिव है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना और ना ही कभी मैंने इस तरह की कोई रिकमेंडेशन कहीं पढ़ी है, तो लिहाजा ये आई का जो साउंड है इसको इंटैक्ट रखना एंड पे ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। शील का शेल बन जाएगा तो वो शेल ए वाला होगा या वो बॉम्ब शेल होगा, तो वो बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। लिहाजा आई के साउंड को इंटैक्ट रखें एट द एंड। नॉट के साथ जब कॉन्ट्रैक्शंस बनती हैं तो ओ को हटा देते हैं और एन को मिलाते हैं साथ, पीछे साथ मिला देते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। Have not gets converted to haven't. Does not, doesn't. Is not, isn't. Do not, don't. Had not, hadn't. Must not, mustn't. Could not, couldn't. Would not, wouldn't. Should not, shouldn't. Cannot, can't. Okay? यहाँ पे रिडंडेंसी की ज़रूरत नहीं, दोबारा एंड डालने की ज़रूरत नहीं। वन एन इज़ डूइंग ए गुड जॉब, स्ट्रेस देने की ज़रूरत हमें है नहीं, तो फिर हम क्यों दूसरा एंड लगाएं। सो कांट ठीक है। और एक्सेप्शन है एक कि विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट होती है, ये विलंट नहीं होती। तो जहाँ भी कहीं वॉन्ट पढ़े या सुने तो गेट इट नोन दैट दिस इज विल नॉट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट। हैव के साथ कॉन्ट्रैक्शंस जब बनती हैं तो एच और ए को हटा देते हैं, वी ई को साथ मिलाते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ। आई हैव का बनता है आईव। दे हैव they've, we have, we've, you have, you've. Hey, you've got a good car. So, इस तरह गाड़ी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है बजाय इसके कि हम एनर्जी इस पे स्पेंड करें। हैड के साथ जब बनाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस तो उस वक़्त आई और हैड मिलता है, आइड बन जाता है। एच ए को हटा देते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, डी को साथ मिला देते हैं। दे हैड इंटू देड, वी हैड इंटू वीड, यू हैड इंटू यूड। तो इसमें आखिरी सिलेबल जो है उसके ऊपर स्ट्रेस ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है। आइड, देड, वीड, यूड। तो ये आखिर वाला डी जो है ये साउंड अगले बंद इतना लाउड ज़रूर बोलें कि अगले बंदे को सुना जाए। हैज़ के साथ जब कॉन्ट्रैक्शंस बनाते हैं तो उस वक़्त भी एच और ए को हटा देते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस को मिला देते हैं साथ। शी हैज़, शीज़। ही हैज़, हीज़। इट हैज़, इट्स। दैट हैज़, दैट्स। अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ है कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन की भी सेम शक्ल होती है, इसी तरह की बनती है इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी, और उसकी साउंड भी सेम होती है। तो मैंने जितना नोटिस किया है वो ये है कि इज़ और हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन बोलते हुए, इस की कॉन्ट्रैक्शन बोलते हुए आई की तरफ ज़्यादा साउंड का इंक्लिनेशन होती है
और हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन बोलते हुए ए की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है। तो शीज़ जो है वो शी इज़ होगा, शी इज़ थोड़ा सा पूरा ए हटता नहीं है, 20% ऑफ द ए इज़ देयर, जिसको कि बोला जो ये बोलते हैं। तो इस चीज़ का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक तो ये चीज़ बताती है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये डिफाइन करता है कि ये क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन बोली गई है ये इज़ की है कि हैज़ की है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, क्विज़ेस के लिए, असेसमेंट के लिए डू विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट parktraining.com. See you till next time. I leave you all of you in peace. Bye bye.